Friends, once again welcome on S Academy. Today we will discuss about gas laws on the basis of kinetic theory. दोस्तों, एक बार फिर आपका एस अकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वह है गतिज सिद्धांत के आधार पर गैस नियम। In this session, we will discuss about Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, Dalton's law of partial pressure and Graham's law of diffusion. तो हम हमारे इस सेशन में बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसाक का नियम, एवोगैड्रो का नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम तथा ग्राहम के विसरण नियम की विस्तृत चर्चा करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयल्स लॉ। तो सबसे पहले बॉयल का नियम। According to this law, at a constant temperature, the product of the pressure and volume for a given gas is always constant. इस नियम के अनुसार एक निश्चित ताप पर दी गई गैस के लिए दाब तथा आयतन का गुणनफल सदैव नियत रहता है। At a constant temperature, the product of the pressure and volume for a given gas is always constant. तो एक निश्चित ताप पर किसी दी गई गैस के लिए दाब तथा आयतन का गुणनफल सदैव नियत रहता है। यही हमारा बॉयल का नियम है। दिस इज आवर बॉयल्स लॉ। नाउ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों के अणुगति सिद्धांत से P इक्वल टू 1/3 mn/v c स्क्वायर बार। तो हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर यह फॉर्मूला निकाला था। हियर P इज प्रेशर, P दाब है, m मास ऑफ मॉलिक्यूल, V वॉल्यूम, c स्क्वायर बार इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो m गैस के अणु का द्रव्यमान, V आयतन तथा c स्क्वायर बार वर्ग मध्य वेग है। अब इस v को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा PV, और यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2/3 इंटू 1/2 m c स्क्वायर बार इंटू n। तो n को हमने बाहर ले लिया है, v को इधर ट्रांसफर कर दिया है और 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से हमने डिवाइड किया है। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन हमारी चेंज हो गई है। अब हाफ m c स्क्वायर बार, इसका मतलब ये जो है ये हमारी काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा है। इफ T remains constant, then average kinetic energy of molecule remain constant. तो यदि ताप नियत हो तो अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान नियत रहता है। तो अगर T हमारा कांस्टेंट है, ताप नियत है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का मान नियत रहता है। इसका मतलब हाफ m c स्क्वायर बार हमारा कांस्टेंट रहेगा अगर T की वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। Also, in a given volume, the number of molecule of gas remain constant. तथा एक दिए गए आयतन
कि गैस में अणुओं की संख्या नियत रहती है। तो हाफ एम सी स्क्वायर बार हमारा कांस्टेंट है, अणुओं की संख्या मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन कांस्टेंट है, 2/3 ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म है ये हमारी कांस्टेंट होगी। तो ये क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। और यही हमने यहां पर लिखा था कि अगर T हमारा कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, यदि ताप हमारा नियत है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गिवन गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो यदि ताप नियत हो तो किसी दी गई गैस के लिए दाब तथा आयतन का गुणा सदैव नियत रहता है। सो दिस इज आवर बॉयल्स लॉ, यही हमारा बॉयल का नियम है। नाउ नेक्स्ट वन इज चार्ल्स लॉ। अगला हमारा है चार्ल्स का नियम। According to Charles' law, at constant pressure, the volume of any gas is directly proportional to its absolute temperature. तो चार्ल्स के नियमानुसार नियत दाब पर किसी गैस के लिए आयतन का मान उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो चार्ल्स के नियमानुसार किसी स्थिर दाब पर दी गई गैस में आयतन उसके परम ताप के समानुपाती होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इसका मतलब अगर P हमारा कांस्टेंट होगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। नाउ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, गैसों के अणुगति सिद्धांत से P इक्वल टू 1/3 mn अपॉन V C स्क्वायर बार, और इससे आ जाएगा V इक्वल टू 1/3 mn अपॉन P C स्क्वायर बार। तो P हमको ये पता है, तो इस P से हमने V की वैल्यू निकाल ली है, तो V आ गया है 1/3 mn अपॉन P C स्क्वायर बार। नाउ यहां से हमने n को बाहर ले लिया है, और ये जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया है। तो इस समीकरण को अगर 2 से गुणा और 2 से भाग दोगे तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी। तो V इक्वल टू 2/3 n अपॉन P हाफ m C स्क्वायर बार। तो ये हमारी एवरेज काइनेटिक एनर्जी या औसत गतिज ऊर्जा थी। नाउ हाफ m C स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3/2 kT। तो औसत गतिज ऊर्जा का मान या एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/2 kT होती है। ये हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो हाफ m C स्क्वायर बार को हम 3/2 kT लिख सकते हैं। अब ये क्या है हमारा, दिस इज फ्रॉम काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ताप की गतिक व्याख्या से या गतिक अभिधारणा से, तो ये अब हम यहां पर रख देते हैं। सो 2/3 n अपॉन P 3/2 kT। अब ये जो इक्वेशन आई है इसके अंदर इस 3 को 3 से कैंसिल कर दो, इस 2 को 2 से कैंसिल कर दो, तो 3/2 पूरा कैंसिल हो जाएगा और V क्या आ जाएगा, n अपॉन P kT। अब ये जो K है दिस इज आवर बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो K बोल्ट्जमान नियतांक है। अब n की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
अणुओं की संख्या दी गई गैस के नियत आयतन पर निश्चित रहती है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो n हमारा कांस्टेंट, k कांस्टेंट। अब अगर हम p को कांस्टेंट कर दें, यदि दाब को नियत कर दें, तो क्या आ जाएगा? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, और यही हमको यहां पर बता रखा है। सो इफ p इक्वल टू कांस्टेंट, यदि दाब नियत हो, then v is directly proportional to t. The volume of any gas is directly proportional to its temperature. तो यदि दाब नियत हो तो किसी दी गई गैस के आयतन का मान उसके परम ताप के समानुपाती होता है। किसके? गैस के परम ताप के समानुपाती होता है, और ये हमारा क्या है? चार्ल्स लॉ। सो दिस इज आवर चार्ल्स लॉ, यही हमारा चार्ल्स का नियम है। नाउ नेक्स्ट इज गैलुसाक्स लॉ, गैलुसाक का नियम। At constant volume, the pressure of a gas is directly proportional to the absolute temperature. तो गैलुसाक के नियमानुसार किसी निश्चित आयतन पर गैस के दाब का मान उसके परम ताप के समानुपाती होता है। At constant volume, the pressure of a gas is directly proportional to the absolute temperature. दिए गए निश्चित आयतन पर या किसी निश्चित आयतन पर दी गई गैस के दाब का मान उसके परम ताप के समानुपाती होता है। नाउ परफेक्ट गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT। यहां पर P प्रेशर या दाब, V वॉल्यूम या आयतन, R गैस कांस्टेंट एंड T हमारा टेम्परेचर है। तो PV इक्वल टू RT, ये हमारा परफेक्ट गैस इक्वेशन या आदर्श गैस समीकरण। अब यहां से अगर P की वैल्यू निकालनी है तो इस V को नीचे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जैसे ही V को आप नीचे भेजोगे, P इक्वल टू R अपॉन V इंटू T। नाउ इफ V इज कांस्टेंट, यदि आयतन नियत हो, तो अगर V को हम कांस्टेंट कर दें, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यह सार्वत्रिक गैस नियतांक है जो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है। इसका मतलब P T के प्रोपोर्शनल होगा, दाब ताप के समानुपाती होगा। So P is directly proportional to T. The pressure of a gas is directly proportional to the absolute temperature. गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। दिस इज आवर गैलुसाक्स लॉ, यही हमारा गैलुसाक का नियम है। नाउ एवोगैड्रोस लॉ, एवोगैड्रो का नियम। एवोगैड्रोस लॉ, at constant temperature and pressure, equal volume of different gases have equal number of molecules. तो एवोगैड्रो का नियम क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, निश्चित ताप तथा दाब पर
equal volume of different gases have equal number of molecules. समान आयतन की विभिन्न गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, तो निश्चित ताप तथा दाब पर समान आयतन की विभिन्न गैसों में अणुओं की संख्या समान रहती है। दिस इज आवर एवोगैड्रोस लॉ। यही हमारा एवोगैड्रो का नियम है। अब दो गैस हम कंसीडर कर लेते हैं। एक गैस के लिए M1, N1 और C1 लेंगे और दूसरी गैस के लिए M2, N2 एंड C2 हम ले लेते हैं। सो लेट M1, N1 and C1 are mass per molecule, number of molecules per cubic centimeter and RMS velocity of one gas respectively। माना प्रथम गैस के लिए दो गैस हम ले रहे हैं, फर्स्ट गैस की बात कर रहे हैं। प्रथम गैस के लिए M1, N1 तथा C1 मास पर यूनिट मॉलिक्यूल, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर पर सीसी या प्रति घन सेंटीमीटर में अणुओं की संख्या है तथा आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस, गैस का वर्ग मध्यमूल वेग है। तो माना M1, N1 तथा C1 प्रथम गैस के क्रमशः प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, प्रति घन सेंटीमीटर में अणुओं की संख्या तथा गैस के अणुओं का वर्ग मध्यमूल वेग है। इसी टाइप से दूसरी गैस हम ले लेते हैं। इस सेकंड गैस के लिए, इस द्वितीय गैस के लिए M2, N2 and C2 are mass per molecule, number of molecules per cubic centimeter and RMS velocity। तो द्वितीय गैस के लिए M2, N2 तथा C2 क्रमशः प्रत्येक अणु का द्रव्यमान, प्रति घन सेंटीमीटर में अणुओं की संख्या तथा अणुओं का वर्ग मध्यमूल वेग है। तो ये दो गैस हमने कंसीडर की है और M1, N1, C1 एंड M2, N2, C2 हमने लिए हैं। If two gases exert the same pressure P, यदि दोनों गैसें समान दाब लगाती हैं, दोनों के प्रेशर की वैल्यू या दाब का मान समान है और उस प्रेशर को हमने P कंसीडर किया है। Since P equal to 1/3 mn c स्क्वायर, ये हमने निकाल रखा है। So P equal to 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर इक्वल टू 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर। अब एक्चुअल में जो प्रेशर का फॉर्मूला हमने लिया था, दाब का जो सूत्र हमने लिया था, वहां पर नीचे V और आ रहा था। क्योंकि दोनों गैसों का आयतन हमने समान माना है, इसलिए यहां पर हमने V को नहीं दिखाया है। अब 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया है, तो ये आ गया है M1 N1 C1 स्क्वायर इक्वल टू M2 N2
C2²। तो अगर अपॉन में हम v लेते तो यहां पर भी v होता और v से v कैंसिल हो जाता और ये इक्वेशन हमको मिलती। सो इफ टू गैसेस exert the same pressure P, यदि दोनों गैसें समान दाब लगाती है तो इक्वेशन हमको मिली है m1n1 c1² इक्वल टू m2n2 c2²। if two gases are at same temperature, यदि दो गैसें समान ताप पर हो, then their mean kinetic energy will be same, तो उन गैसों के औसत गतिज ऊर्जा का मान समान होगा। तो अगर दो गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो उनके मीन काइनेटिक एनर्जी या एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। यदि दो गैसों का ताप समान है तो उनकी औसत गतिज ऊर्जा का मान समान होगा। इसका मतलब हाफ m1 c1² इक्वल टू हाफ m2 c2²। हाफ mv² हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है और यहां पर ये जो c1² है ये हमारा एक्चुअल में मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, माध्य वर्ग वेग है, इसलिए ये जो एनर्जी होगी ये हमारी मीन काइनेटिक एनर्जी होगी या औसत गतिज ऊर्जा होगी। तो ये फर्स्ट की मीन काइनेटिक एनर्जी और ये सेकंड की मीन काइनेटिक एनर्जी, ये प्रथम की माध्य गतिज ऊर्जा और ये सेकंड की माध्य गतिज ऊर्जा है। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, हाफ से हाफ हमने कैंसिल कर दिया तो m1 c1² इक्वल टू m2 c2²। तो जैसे ही m1 c1² की जगह आप m2 c2² यहां पर रखोगे तो ये m2 c2² कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू n2। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या। तो अगर आयतन समान है और दाब समान है, P की वैल्यू सेम है और V भी अगर सेम है तो N1 और N2 हमारे इक्वल होंगे या बराबर होंगे और यही हमारा एवोगैड्रो का लॉ है। इट मीन्स इक्वल वॉल्यूम of two gases at the same temperature and pressure have the same number of molecules, which is Avogadro's hypothesis। अर्थात समान आयतन की दो गैसों के समान ताप तथा दाब पर अणुओं की संख्या समान होती है। तो समान आयतन की दो गैसें जो समान ताप तथा समान दाब पर हैं उनमें अणुओं की संख्या समान होती है और यही हमारी एवोगैड्रो की अभिधारणा है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस एट the same temperature and pressure have the same number of molecules, which is Avogadro's hypothesis। यही हमारी एवोगैड्रो की अभिधारणा है। Now next one is Dalton's law of partial pressure। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम।
According to this law, if a large number of gases available in a container do not chemically reacted, यदि एक पात्र में बहुत सारी गैसेस अवेलेबल हों, बहुत सारी गैस विद्यमान हों तथा वे एक दूसरे से रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, दे डू नॉट केमिकली रिएक्टेड, वे एक दूसरे से रासायनिक क्रिया नहीं करती हैं, देन द टोटल pressure of the gas will be equal to the partial pressure of individual gases. तो गैस का कुल दाब उस पात्र में विद्यमान अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा. So if a large number of gases available in a container do not chemically reacted, then the total pressure of the gas will be equal to the partial pressure of individual gases. यदि एक पात्र में बहुत अधिक संख्या में गैसें विद्यमान हो तथा वे गैसें एक दूसरे से रासायनिक क्रिया नहीं करती हों, तो गैस का कुल दाब उस पात्र में भरी अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा. यही हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर या डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है. Now let there are number of gases. माना पात्र में कई गैसें भरी हैं. The densities of the gases are rho 1, rho 2, rho 3 and so on. इन गैसों के घनत्व क्रमशः रो 1, रो 2, रो 3 हैं. और ये जो गैसेस कंटेनर में हैं, इनकी मीन स्क्वायर वेलोसिटीज आर c1 स्क्वायर बार, c2 स्क्वायर बार, c3 स्क्वायर बार एंड सो ऑन. पात्र में भरी गैसों के वर्ग माध्य वेग क्रमशः c1 स्क्वायर बार, c2 स्क्वायर बार, c3 स्क्वायर बार है. मीन स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ द गैसेस आर c1 स्क्वायर बार, c2 स्क्वायर बार, c3 स्क्वायर बार. If these gases mixed up in the same volume, यदि इन गैसों को समान आयतन में मिलाया जाता है, अलग अलग गैसेस थी, उनकी अलग अलग डेंसिटी घनत्व थे, अलग अलग उनके मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग माध्य वेग थे. अब इन इंडिविजुअल गैसेस को समान आयतन में या सेम वॉल्यूम में हम लेते हैं और कंटेनर में हम मिला देते हैं. देन रिजल्टेंट प्रेशर, तो परिणामी दाब P इक्वल टू 1/3 रो 1 c1 स्क्वायर बार प्लस 1/3 रो 2 c2 स्क्वायर बार प्लस 1/3 रो 3 c3 स्क्वायर बार प्लस एंड सो ऑन. सारी गैसेस को हमने मिला दिया है, तो टोटल प्रेशर या कुल दाब का मान ये आ जाएगा, क्योंकि P हमारा 1/3 रो
सी स्क्वायर बार होता है, इसलिए टोटल प्रेशर या कुल दाब हमको ये मिल जाएगा। अब ये फर्स्ट गैस का प्रेशर, ये सेकंड गैस का प्रेशर और ये थर्ड गैस का प्रेशर है। तो प्रथम गैस का दाब ये, द्वितीय गैस का दाब ये है और तृतीय गैस का दाब ये है। तो इसको लिख दिया हमने P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। हियर P1, P2, P3 are the pressures which each gas would exert it along occupies the whole volume। तो P1, P2 और P3 क्या है? जो पूरी गैस हमने ली है, जिसके अंदर अलग अलग गैस हैं, उन गैस के अंदर या उस पात्र के अंदर जो अलग अलग गैस हैं, वो जो दाब लगा रही हैं या प्रेशर लगा रही हैं, उस प्रेशर की वैल्यू है P1, P2, P3। ये फर्स्ट का प्रेशर, ये सेकंड का प्रेशर और ये थर्ड का प्रेशर, और टोटल प्रेशर हमारा ये हो गया है। और ये जो फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्चुअली डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। यही हमारा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। Now last law is Gram's law of diffusion, ग्राम का विसरण का नियम। According to this law, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of its density। तो ग्राहम के विसरण के नियमानुसार किसी गैस के विसरण की दर उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। गैस के विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब P का फॉर्मूला हमारे पास में है 1/3 mn अपॉन v सी स्क्वायर बार। तो v को हमने यहां पर ट्रांसफर कर दिया है, तो ये हो गया PV इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर बार। और यहां से सी स्क्वायर बार की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 3PV अपॉन mn। तो ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य वेग आ गया है। नाउ रो इक्वल टू mn अपॉन v। तो घनत्व का मान या डेंसिटी की वैल्यू mn अपॉन v होती है। तो mn अपॉन v की जगह हम रो रख देते हैं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू 3p अपॉन रो। अब रूट अगर निकालें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर बार का रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट रो। रूट ऑफ सी स्क्वायर बार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रो। और सी स्क्वायर बार का रूट क्या हो जाएगा CRMS, वर्ग मध्यमूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। So CRMS is inversely proportional to square root of density। वर्ग मध्यमूल वेग का मान घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Now, according to Maxwell, the average velocity
of molecule is directly proportional to the root mean square velocity of them. According to Maxwell के अनुसार the average velocity of molecule, अणुओं का औसत वेग is directly proportional to the root mean square velocity of them. उन अणुओं के वर्ग मध्य मूल वेग के समानुपाती होता है। तो मैक्सवेल के अनुसार अणुओं का औसत वेग उन अणुओं के वर्ग मध्य मूल वेग के समानुपाती होता है। So CRMS is directly proportional to 1 upon root rho, ये अभी हमने निकाला था। अब मैक्सवेल का अगर कॉन्सेप्ट लें तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि CRMS हमारा एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल के प्रोपोर्शनल है। वर्ग मध्य मूल वेग का मान अणुओं के औसत वेग के समानुपाती है। Thus, the average velocity of molecule is inversely proportional to the square root of density of gas. अणुओं का औसत वेग गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैसों के अणुओं का औसत वेग गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस। नाउ सिंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस, किसी गैस के विसरण की दर डिपेंड्स ऑन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, अणुओं के औसत वेग पर निर्भर करती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस डिपेंड्स ऑन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। गैस के विसरण की दर अणुओं के औसत वेग पर निर्भर करती है और एवरेज वेलोसिटी रूट रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, विसरण की दर है, वो रूट रो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। Therefore, the rate of diffusion of any gas is inversely proportional to the square root of the density of gas. किसी गैस के विसरण की दर उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एंड दिस इज आवर ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। यही हमारा ग्राम का विसरण का नियम है। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, फिर एवोगैड्रोस लॉ, ग्राम्स लॉ, इसी तरह से डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये सारे लॉ हमने यहां पर लिए हैं। सो गुड बाय।